और देखिए, कांग्रेस के पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री को लेकर क्या क्या बयान दिए हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। जो संविधान सम्मत आरक्षण है वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था, और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। और इस मुद्दे पर विपक्ष के तमाम आरोपों का सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया और सरकार की तरफ से विपक्ष के नेताओं पर ही और उनके स्टैंड पर ही सवाल खड़े किए गए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दे। हमारे साथ इस वक्त राजेश पासवान, प्रोफेसर जेएनयू, इस वक्त जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। और अवनिजेश अवस्थी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबके साथ हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हर पहलू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, लेटरल एंट्री पर सरकार ने भी सफाई दी है, सरकार की तरफ से भी इस पर एक एक्सप्लेनेशन आया है। सबसे पहले जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं कि इस पर सरकार का पक्ष क्या है, जो आरोप लगाए गए हैं। बिग वॉल के माध्यम से वो तमाम बिंदु हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सरकार की तरफ से रखे गए हैं। तो देखिए, लेटरल एंट्री पर सरकार की क्या सफाई है। पहली सफाई, सबसे पहले यूपीए सरकार में लेटरल एंट्री का विचार आया, यानी कि यूपीए सरकार के एक निर्णय का हवाला दिया गया। दूसरा, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले एआरसी ने इसकी वकालत की थी, इसको रेकमेंड किया था। और तीसरा, सरकार का तर्क यह है कि सिविल सेवा को प्रभावी, पारदर्शी बनाने की वकालत उसमें की गई थी। और चौथा तर्क यह है, सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता का अभाव बताया गया था उस रेकमेंडेशन में, उस कमीशन के रेकमेंडेशन में। पांचवा, पेशेवरों का टैलेंट पूल बनाने की भी सिफारिश की गई थी। छठा, प्राइवेट और एकेडमिक विशेषज्ञ लाने की सिफारिश उसमें की गई थी। और सातवां यह कि शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर विशेषज्ञ लाने की भी उसमें वकालत की गई ताकि ज्यादा दक्षता बढ़े काम में सरकार के। आठवां, मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने की भी सिफारिश उसमें की गई थी। नौवां यह कि नियुक्ति के लिए डेडिकेटेड एजेंसी बनाने की बात की गई थी। 10वां, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की भी इसमें बात की गई थी। तो यह तो सरकार का तर्क है। अब कुछ खास बातें समझ लीजिए। मोदी सरकार में 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति हुई थी। साल 2018 में वरिष्ठ पदों जैसे कि संयुक्त सचिव और निदेशक के लिए इसमें नियुक्ति की गई थी। 2018 में यह पहला मौका था। एआरसी की सिफारिशों को ध्यान में रखकर यह सारी नियुक्तियां की गई थी। एआरसी वो एक पॉइंट बना है जिस पर सरकार लगातार कह रही है कि एआरसी के रिकमेंडेशंस को हमने ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रोसेस शुरू किया था। और अब देखिए, इस पर विपक्ष हमलावर है और सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के ताजा निर्णय पर और जो नई नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर। राजेश पासवान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो विपक्ष का तर्क है कि आरक्षण को खत्म करने, बैकडोर से आरएसएस की एंट्री और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा इस पूरे मामले में वो संदेह के घेरे में है, इससे आप कितने सहमत हैं? रिकमेंडेशन 2005 का, 2018 में पहला रिक्रूटमेंट, और इस पर विपक्ष के तरफ से सवाल और बवाल अब किए जा रहे हैं। देखिए, 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। इस देश में 2 तरह की मानसिकता है। एक मानसिकता है अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के, दूसरी मानसिकता है मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के। जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है वह यह मानती है कि देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पे
देश के हर चीजों पे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होती है। मनुवादी विचारधारा यह मानती है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो इस वजह से मनुवादी विचारधारा सभी संस्थाओं में वो प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करती। दूसरी बात, लेटरल एंट्री के बारे में आपने कहा, 2005 का रिकमेंडेशन रहा है। सरकारों में भी, और चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, इस मनुवादी व्यवस्था को समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, वे रहे हैं और उन्होंने इस तरह के इसके स्कोप बनाए हैं। दूसरी बात ये हम कुछ लोग मानते हैं कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन्होंने आरक्षण को अयोग्यता का पर्याय बना दिया है। उनको लगता है कि आरक्षित वर्ग से आने वाले लोग अयोग्य होते हैं और तथाकथित मेरिट वाले, इस मेरिट की जिसकी आज तक निश्चित परिभाषा नहीं तय की गई, उस मेरिट के नाम पे आरक्षित वर्ग के लोगों को गालियां दी जाती है। मनुवादी बुद्धिजीवियों द्वारा उन्हें नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है। उनकी सारी योग्यताओं के आधार पे वह प्रवृत्ति पहले कह सकते हैं कि शर्म के आधार पे चल रही थी, इस समय वो बेशर्म तरीके से की जा रही है। सरकार को अधिकार है, सरकार आरक्षण बचाए रखेगी, सरकार सारी नौकरियां खत्म कर देंगी और वो करती जा रही हैं। जो इस तरह से प्रावधान किया गया लेटर एंट्री का, एक पद के लिए अलग अलग विज्ञापन निकाले गए हैं, ये सीधे यही है कि उस पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। एक पद पे आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इस वजह से सारे पदों के लिए इस तरह से एक एक पद निकाले गए हैं।